कि ताला लगाने के बाद भी घर में चोरी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ताला नहीं लगाना है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो बहुत वैक्सीनेशन अच्छा एग्जाम्पल दिया सर होने आपने। के बाद भी वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीवियरिटी कम होती है। वैक्सीनेशन क्या करता है कि हमें वायरस के जो एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स है, मतलब वायरस को इतना वीक कर देना है कि वो हमें डिजीज प्रोड्यूस ना कर पाए, और वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है। वैक्सीनेशन सिर्फ इतना करता है। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो अभी एक आर्टिकल अखबार में ही आया था कि रशिया इज प्रोमोटिंग इट्स टूरिज्म ऑल्सो अलॉन्ग विद स्पुतनिक। तो 1.5 लाख रुपए में आप रखिए, 15 दिन से 1 महीने वहाँ घूमिए, वैक्सीन की दोनों शॉट्स लीजिए और आ जाइए। वेट करने से कोई फायदा नहीं है। आप इस समय ऐसा है कि आप जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लेंगे उतना अच्छा है। डर लगता है, सबको डर लगता है, डॉक्टरों को भी डर लगता है। जब अप्रैल में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे तो फैमिली में भी, वाइफ ने भी मुझे बोला कि आप ओपीडी बंद कर दीजिए, पेशेंट कोविड पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं आपके पास। तो डर, उनका भी डर अपनी तरफ से जायज था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ इति राज और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव की। डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव लखनऊ में जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। कोरोना महामारी में इतने सारे पेशेंट्स को देखते हुए एक डॉक्टर के मन में क्या कुछ चलता है, कैसे हर एक पेशेंट को दवाइयों के साथ मेंटली मोटिवेट किया जाता है, और कैसे कोरोना का इलाज सही समय पर शुरू किया जा सकता है, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव का स्वागत करते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए, आप कैसे हैं इस वक्त? मुझे लग रहा है कि आप ट्रैफिक में हैं और आप कहीं हॉस्पिटल से ही आ रहे होंगे, या क्या कुछ है इस वक्त? यस, मैं बस अभी एक हॉस्पिटल से विजिट करके रास्ते में ही था, तो आपका कॉल आया तो मैंने कहा कि जो है अब यहीं पे अटेंड किया जाए, घर पहुंचने में टाइम लगेगा। जी जी जी। सर, सबसे पहले ये बताइए, आप एक डॉक्टर हैं और आपको बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव होना होता होगा हर चीज को लेकर, चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसे भी पेशेंट्स हो, मतलब आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी कैरी करनी होती होगी। कैसे ये सब कुछ करते हैं? क्योंकि आप मुझे एक इंसान के तौर पर भी बहुत पॉजिटिव लगते हैं और डॉक्टर तो पॉजिटिव होते ही हैं। डेफिनेटली, एक्चुअली जब हम लोगों को डे टू डे लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी से ही डील करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो घूमने के लिए कोई पेशेंट नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं कोई ना कोई इलनेस और सीरियसनेस के साथ ही आते हैं। तो अगर हम भी नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को संबल कौन प्रदान करेगा? बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही मरीज देखना पड़ता है। और इन एनी केस हमको किसी भी कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, और मरीजों को भी बताना पड़ता है कि आप जो है अगर कोई भी सीरियस डिजीज भी है तो उसको पॉजिटिवली लेंगे। और पॉजिटिव रहने का फायदा ये है कि आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब ये बताइए कि जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, कि फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव की बात हो रही है। और थर्ड वेव कहा जा रहा है कि ये एज वाइज प्रभावशाली है, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा ही ये असर कर सकता है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय है इस पे, कितना प्रभावशाली होने वाला है ये, और ये कब आ सकता है? पहली चीज तो हम लोग ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कोई भी कि थर्ड वेव आएगी ही आएगी। बट क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव अमेरिका में, अब तो फोर्थ वेव भी आ गई है, तो बाहर के देशों को देखते हुए हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे के लिए हमें अपनी तैयारी रखनी है कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिकॉशंस लेने हैं। अब क्योंकि एल्डर पेशेंट्स में ज्यादातर जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन हो चुका था ऑलरेडी, और पहली वेव में इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी, और ज्यादातर ओल्ड एज के सिक पेशेंट्स को ही उसने अफेक्ट किया था। तो सेकेंड वेव में यंग पेशेंट्स को ज्यादा कोविड हुआ, और यंग एंड ओल्ड बोथ एजेस वेर अफेक्टेड। और इसकी वजह से, क्योंकि सेकेंड वेव में जो अनवैक्सीनेटेड लोग थे वो यंगर थे,
तो यंग पेशेंट्स में ज्यादा डेथ भी हुई इस बार। तो अब क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, यंग पेशेंट्स में ज्यादातर हुआ है, तो अब जो बची पॉपुलेशन है, जो हमारी अनवैक्सीनेटेड एंड बची पॉपुलेशन है, इसका बहुत प्रिकॉशन रखा गया, जिसको पहले नहीं हुआ है, तो वो बची हुई पॉपुलेशन है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि थर्ड वेव में बच्चों को अफेक्ट ज्यादा कर सकता है। तो ये प्रिडिक्शन ही है, वी नेवर नो कि वायरस में म्यूटेशन के बाद वो और डेडली हो जाएगा या वो सिंपल वायरल फ्लू की तरह होकर चला जाएगा, वी नेवर नो। इस सेकेंड वेव में भी मेरी फैमिली में मुझे भी कोविड हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ और हमारे बच्चों को भी हल्का सा फीवर आके चला गया था, पॉसिबली उनको हुआ होगा बट ज्यादा सीरियस नहीं हुआ, तो हमने टेस्ट नहीं कराया, टेस्ट नहीं किया, बस दे इम्प्रूव। जी सर, जो अभी तक जो वैक्सीनेशन बनी है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो सेकेंड वेव तक के लिए ही है, यानी कि जो थर्ड वेव है उसका म्यूटेंट जो है वो डिफरेंट है। तो अभी भी लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्या वो थर्ड वेव से क्या वो प्रोटेक्टेड हो सकते हैं कि या थर्ड वेव में वो अफेक्टेड रहेंगे तब भी, जो अभी तक जो वैक्सीनेशन चल रहा है? जो वायरसेस में म्यूटेशन होते हैं, उनके आरएनए में और जो चेंजेस आते हैं जीनोम्स में, उसमें चेंजेस होते हैं, बट आफ्टर द म्यूटेशन अगर उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, तो फिर वो हमें ये जो वैक्सीन है ये काम आ सकते हैं। क्योंकि जो पहले के भी वायरसेस हैं, मतलब जो स्ट्रेन चेंज होकर के जो वायरस अभी अफेक्ट करेगा, अलॉन्ग विद दैट बाकी जो वायरस अभी जब तो सेकेंड वेव गई है, इसके जो वायरस है वो भी अभी खत्म नहीं हुए हैं। करेक्ट, वायरस इससे करता है, ठीक है, और वो सारे के सारे ही रहेंगे, तो ये वायरस भी तो अफेक्ट करेंगे आने वाले समय में। तो जो वैक्सीनेशन है हमें इन वायरस से प्रोटेक्ट करेगी, और नेक्स्ट वेव जो थर्ड वेव में जो वायरस अगर म्यूटेंट वायरस आता है तो पॉसिबली उससे भी हमें बचाएगी। और वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन डे टू डे रिवाइज की जाती है। जैसे स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन आती है, हर साल WHO उसकी गाइडलाइन देता है और उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन को नया लॉट बन के आता है। ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ की उसकी एक्सपायरी पीरियड होती है। अब तो ये रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि 6 मंथ की फ्लू वैक्सीनेशन लगाने हैं। तो वायरसेस में जितनी तेजी से चेंजेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेन को देखते हुए वैक्सीन को भी चेंज करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पे अगर ज्यादा म्यूटेशन का लेवल ज्यादा है तो फिर उस म्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो नई वैक्सीन आएंगी, हो सकता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या उनको इन्फेक्शन हो चुका है, उनको भी वैक्सीन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में। ओके। तो सर ये चीज आपने क्लियर कर दी है कि जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है शायद उन्हें भी जरूरत पड़ सकती है थर्ड वेव के अकॉर्डिंग लगवाने की। जी सर, एक चीज यहाँ पर और थी कि जो डेथ काउंट है जो वो कहा जा रहा है कि विदाउट वैक्सीनेशन तो बट ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ काउंट है। तो ऐसे में लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा डर है कि वैक्सीनेशन लगवाएं कि ना लगवाएं, क्या कुछ है सर? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। लोग बहुत डरे हुए हैं, नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन। हालांकि अब इंडिया में अभी मैं हाल फिलहाल में देख रही थी कि काफी बड़ी तादाद में लोग लगवा भी रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह है कि ये डर बना हुआ है। जी सर। अच्छा, इसके लिए एक सिंपल सी बात ये मैं कह सकता हूँ कि ताला लगाने के बाद भी घर में चोरी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ताला नहीं लगाना है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल होने के बाद भी वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीवियरिटी कम होती है। वैक्सीनेशन क्या करता है कि हमें वायरस के जो एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स है, मतलब वायरस को इतना वीक कर देना है कि वो हमें डिजीज प्रोड्यूस ना कर पाए, और वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है। वैक्सीनेशन सिर्फ इतना करता है। तो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी वो पॉजिटिव हो गए, वो पॉजिटिव हो गए। वैक्सीनेशन एक सर्टेन नहीं है कि वो वैक्सीन उसको वायरस को अंदर आने से रोक देगा। बिल्कुल सही बात। अगर हवा में वायरस है तो वो वायरस हमारे नेजल म्यूकोसा में, फेरेंजियल म्यूकोसा में एंड लंग्स में, क्योंकि एयर अंदर और बाहर आएगी जाएगी तो वहाँ चिपक सकता है, तो पॉजिटिव आ सकते हैं पेशेंट। बट अगर आपका शरीर का इम्यून सिस्टम उसको पहले से पहचानता होगा तो वो उसके ऊपर ज्यादा तेजी से प्रहार करके उसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जो मरीज ज्यादा दिनों तक पॉजिटिव रहते हैं और स्प्रेड करते हैं, तो पहले तो उनके स्प्रेड को भी रोकेगा, और जो ये इसका सीवियरिटी है डिजीज का उसको भी कम करेगा।
तो वैक्सीनेशन तो ये एक चीज हो गई। अब वैक्सीन लगने के बावजूद बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी ऐसी नहीं डेवलप हो पाती है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। बट लाखों लोगों को वैक्सीन लगता है और किसी 2-4 की अगर डेथ होती है वैक्सीन लगने के बावजूद, तो उससे हम ये इन्फ्लुएंस नहीं निकाल सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोई फायदा नहीं है। ओके ओके ओके, जी सर जी सर जी सर। जी सर जी सर, यहाँ पर एक चीज और थी, कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड है और ये जो कोवैक्सीन है, कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल है, कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है? क्योंकि कई दफा ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड जो लोग लगवा रहे हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, या बहुत उनमें दिक्कतें ज्यादा है कोवैक्सीन के मुकाबले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर आप राय दीजिए इस पर, क्या कुछ है? जी सर। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सबसे पहले वैक्सीनेशन लगे हैं तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगे हैं। हमको भी, मुझे भी कोविशील्ड ही लगा था और फॉर्चुनेटली इस कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स को देखने के बावजूद मुझे जब कोविड हुआ तो वो आराम से होकर निकल गया, ज्यादा सीरियसनेस नहीं हुई, हल्का सा निमोनिया भी हुआ। और इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैं अस्थमैटिक हूँ एंड हाइपोथायराइड आल्सो एंड आई एम डायबिटिक आल्सो, so along with these 3 comorbidities I sustained the infection and बड़े आराम से मेरा मुझे एक भी दिन क्लिनिक नहीं बंद करनी पड़ी। मैं ऑनलाइन काम करता रहा, उसके बाद भी मैंने मरीज देखे और उसके बाद भी मैं आराम से रिकवर हो गया। तो दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ वैक्सीन ऑल्सो। तो वैक्सीन काम करती है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन बेटर है? अकॉर्डिंग टू जर्नल्स एंड व्हाट स्टडीज टोल्ड कि लगभग दोनों की एफिकेसी बराबर है। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है कि सारी वैक्सीन, एक ही कंपनी की सारी वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके, और गवर्नमेंट के पास जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा है। हम लोगों का देश वेरी डेंसली पॉपुलेटेड है। अगर अर्लीस्ट पॉसिबल सबको वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, तो वायरस ऐसे ही बार बार सीवियर जो जिस तरह का आउटब्रेक हुआ इस बार, उस तरह के आउटब्रेक होते रहेंगे। तो जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पा रही है, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, आपको जिसका भी स्लॉट मिलता है उसको अर्लीस्ट पॉसिबल लगवाएं। उसमें मत जाए कि वैक्सीन कोविशील्ड लगवानी है या हमको कोवैक्सीन लगवानी है या आने वाले समय में स्पुतनिक आने वाली है या और भी वैक्सीन आने वाली, उसके इंतजार में ना रहें, अर्लीस्ट पॉसिबल लगवाएं। आपका वैक्सीन लगवाना सिर्फ आपके लिए ही फायदेमंद नहीं है, समाज के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि फिर आप वायरस की प्रोपगेशन को रोकेंगे। जी जी सर, यहाँ पर एक चीज और, आपने स्पुतनिक का जिक्र किया, तो स्पुतनिक से मुझे एक चीज ये याद है कि कई लोगों को मैं भी जानती हूँ जो स्पुतनिक का वेट कर रहे हैं कि स्पुतनिक आए तो वो लगवाई जाए। वेट नहीं करना है। तो इस पर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, उन लोगों से? जी, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो अभी एक आर्टिकल अखबार में ही आया था कि रशिया इज प्रोमोटिंग इट्स टूरिज्म आल्सो अलोंग विद स्पुतनिक। तो 1.5 लाख रुपए में आप रखिए, 15 दिन से 1 महीने वहाँ घूमिए, वैक्सीन के दोनों शॉट्स लीजिए और आ जाइए। वेट करने से कोई फायदा नहीं है। आप इस समय ऐसा है कि आप जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लेंगे उतना अच्छा है। अच्छा अच्छा, जी सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर जब हमारा ये जो आज का जो मेरे साथ आपके साथ जो मेरी बातचीत है, जब ये लोग देखेंगे शायद उन्हें भी कई सारी चीजें क्लियर होंगी। जो डाउट्स हैं, आज आप सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं जो लोगों के मन में बने रहते हैं। तो होपफुली सब क्लियर हो जाए और लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हों। डेफिनेटली। जी सर। सर एक चीज और है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे गाइडलाइंस दिए थे कि जिनको कोरोना ऑलरेडी हो चुका है वो 3 महीने का वो एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, फिर 3 महीने के बाद ही आपको वैक्सीन लगवानी है। क्या ये वैक्सीन की कमी की वजह से कहा गया है या वाकई ऐसा है कि जिन्हें कोरोना हो गया है उन्हें 3 महीने वेट करना चाहिए? क्योंकि सर ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मैं चाह रही हूँ आप मुझे भी समझाइए। जी सर। नहीं, मैंने आपको बताया कि वैक्सीन ऐसे है कि वैक्सीन में वायरस को वीक करके या उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेकर के आपके इम्यून सिस्टम को उससे पहचान करवाई जाती है। तो जब आपको इन्फेक्शन हो गया है और आप इन्फेक्शन से रिकवर हो गए हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका शरीर तो ऑलरेडी उससे एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल। तो 1 इन्फेक्शन इज लाइक 1 वैक्सीनेशन। करेक्ट। आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम ने ऑलरेडी उसको देख रखा है। जब आपका सिस्टम उसको पहचानता है तो अलग से वैक्सीन लगा के उसको दोबारा पहचानवाने की आवश्यकता नहीं है।
ओके ओके। लेकिन सर बीते दिनों ऐसा हुआ है कि 14 दिनों पर भी वैक्सीन लगवाए जा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा पहले था जिन्हें कोरोना हो चुका है तो वो 14 दिनों में भी उनकी एंटीबॉडी उस समय तक स्टडी नहीं आई थी, उस समय तक स्टडी नहीं आई थी, लोग क्लियर नहीं थे। बट मैंने तो स्टार्टिंग से ही अपने सारे पेशेंट्स को बोला कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो एटलीस्ट 3 मंथ रुकना है। 3 से 6 महीने तक आपके शरीर में अभी की जो एंटीबॉडीज हैं वो रहेंगी और अब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो एक इन्फेक्शन होने का मतलब आपको वैक्सीन लग चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज दैट कि वैक्सीन लगने के बाद जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है वो सेम होती है जो आपको इन्फेक्शन होने से होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है। और गवर्नमेंट थोड़ा क्राइसिस तो है ही है, बट ऑलरेडी इफ यू हैव अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी इन योरसेल्फ, तो वैक्सीन लगने से आपको कोई एडेड एडवांटेज भी नहीं होने जा रहा है। तो व्हाई टू मिसयूज द रिसोर्सेज। आखिर 3 महीने का ये जो गाइडलाइन है ये क्यों बोला गया है? क्योंकि हम लोग ऐसा अक्सर सुनते आ रहे थे कि 14 दिनों पर भी लोग लगवा ले रहे वैक्सीनेटेड, क्योंकि सर एक डर है कि कोविड हो चुका है, अगर अब कोविड हो गया तो अब बचना नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। वैक्सीन और इन्फेक्शन में कोई अंतर नहीं है। पहली चीज, जब आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपका शरीर का इम्यून सिस्टम ने उसको पहचान लिया है। हाँ। तो अनटिल अनलेस कोई मेजर वायरस में चेंजेस नहीं आते हैं तो वो वैक्सीन आपको लगवाने का अनलेस उसका कोई यूज नहीं है, मीन्स आपके रिसोर्सेज का मिसयूज है। अगर जिसको इन्फेक्शन हो गया है उसको वैक्सीन लगाते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है और एंटीबॉडी बनवाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जो लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो प्रोन पॉपुलेशन है जिसको लगवाने की ज्यादा जरूरत है, उनको लगवाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर। अच्छा सर, अब यहाँ पर मैं आपसे एक थोड़ा हटकर सवाल करने वाली हूँ। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आप एज अ डॉक्टर जब पेशेंट्स को आप देखते हैं और इतने सारे पेशेंट्स, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब अप्रैल मई का जब महीना था, जब बहुत सारी मौतें हो रही थी, जब भीड़ लगती थी, जब बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आते थे, उन कोविड पेशेंट्स के बीच में बैठकर और उन्हें मोटिवेट करना, उनको मेडिसिन देना और इस तरह से सारी चीजें उन्हें बताना कि क्या चलता है एक डॉक्टर के मन में, मतलब भीड़ देखकर कि सब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और आपको पता है कि आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और कैसे डील करते हैं सर इन सारी चीजों से? डर लगता है, सबको डर लगता है, डॉक्टरों को भी डर लगता है। जब अप्रैल में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे तो फैमिली में भी, वाइफ ने भी मुझे बोला कि आप ओपीडी बंद कर दीजिए, पेशेंट कोविड पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं आपके पास। तो डर, उनका भी डर अपनी तरफ से जायज था। बट मेरा ये मानना था कि पहली चीज तो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी एज ज्यादा है, जो कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है जिनको, तो वो लोग तो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। तो वो लोग तो अपना क्लिनिक बंद कर चुके थे ऑलरेडी। बहुत कम डॉक्टर्स बैठ रहे थे क्लिनिक में उस समय। दूसरी चीज, मैं सिर्फ अपनी क्लिनिक नहीं चलाता हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज भी जाता हूँ और अदर हॉस्पिटल में भी राउंड लेता हूँ। तो मैंने वाइफ से ये कहा कि मुझे इन्फेक्शन होना होगा तो मुझे क्लिनिक के अलावा मतलब मेडिकल कॉलेज से या किसी हॉस्पिटल में राउंड लेने के दौरान हो सकता है या मार्केटिंग के दौरान भी हो सकता है, और घर में मेड आती हैं और भी लोग आते हैं मिलने के लिए। उससे हम लोगों के घर में रूट बहुत है जिससे किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम लोग कितना भी चाहें, मेरा पहले से अंदाजा था कि कितना भी चाहेंगे इन्फेक्शन तो होना ही होना है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग मार्केट में घूमने लगे, बट बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर अगर सारे लोग डर के बैठ जाएंगे तो फिर लोगों के लिए सही इलाज कौन देगा, और ऐसी कंडीशन में मॉर्टेलिटी रेट और बढ़ जाएगी। तो उसमें मेरा यही डिसीजन था कि हम क्लिनिक नॉर्मल करेंगे। और उस समय शायद आप आए थे, अगर आपने देखा हो, रेस्पिरेटर, खूब गाउन एंड ऑल सारे प्रिकॉशंस के साथ, इवन माइक लगा के मुझे बात करनी पड़ रही थी, रेस्पिरेटर से मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। और पॉजिटिव केसेस के लिए मैंने बाहर ही एक मेज लगवा दिया था और खुले में उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। एवरीथिंग वाज डन, बट उसके बावजूद इन्फेक्शन होना ही था तो वो हुआ भी। ठीक है। तो डरने के बावजूद आपको, अगर आपका जो काम है वो आप बंद कर देंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब डॉक्टर ही नहीं, पुलिस का काम नहीं रुका, पुलिस ने सारे काम किए, नर्सिंग स्टाफ ने सारे काम किए, जर्नलिस्ट ने जगह जगह सारे अपने काम किए, सारी चीज कवरेज की। तो सभी लोग जिसका जो काम था वो कर रहे थे, और जिन लोगों को ऑफिस, घर से बैठ के ऑफिस में काम कर सकते थे
वो लोग वहां से कर रहे थे। तो अपना काम किसी ने बंद नहीं किया था, तो डॉक्टरों का काम छोड़ के बैठ जाना तो कहीं भी मतलब सही नहीं है। सर, जो लोग घर पर बैठे हुए होते हैं वो मौजूदा हालात देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं? उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो घर के अंदर बैठे हैं और मौजूदा हालात देखकर वो मतलब डिप्रेशन में आ रहे हैं और कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनके अंदर बहुत डर है, डिप्रेशन में भी आ रहे हैं कई लोग। क्या कहेंगे सर इस पर? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि पहली चीज, नियति को कोई नहीं बदल सकता है। अगर आप डरेंगे भी तो भी इन्फेक्शन जब होना होगा वो हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा डरने से तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। और जब हम डरते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत तनाव करते हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और जो बैड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जब कभी भी इन्फेक्शन होगा तो वो काफी सीरियस हो जाएगा। तो डरना और घबराना, चिंता करना, ये तो किसी भी चीज का इलाज नहीं है। चाहे जैसी भी सिचुएशन आपके सामने आए, अगर आप पॉजिटिव वे में पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने मनोबल को बढ़ा के रखते हैं तो आप उससे निकल जाते हैं। ऐसे भी इंसिडेंसेस वर्ल्ड में बहुत सारे हैं जिसमें कैंसर तक ठीक हो गए हैं पेशेंट्स के, अपने आप ठीक हुए हैं, रिवर्स हो गए हैं कैंसर, अगर पेशेंट ने उसको पॉजिटिवली टैकल किया है तो डरने और घबराने से तो कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज, सभी लोग अच्छा खान पान रखें, गलत एडिक्शन को छोड़ें और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हर्बल मेडिसिन जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, वो सारी चीजें लें। और जो न्यूज में और जगह जगह इतनी डेथ और ये डाटा और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन से डरे नहीं। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और न्यूज को देख के अपने आप को पैनिक करने से आपका ही लॉस है। न्यूज को न्यूज के तौर पे देखिए कि हाँ आपको जानकारी प्राप्त हो गई, बस उसको लेकर के बहुत टेंशनाइज रहने की जरूरत नहीं है। ये आपने एक चीज अभी बोली, बातचीत के दौरान आपने भी एक चीज बोली कि सही समय पर इलाज, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं तो उनका जो केस है वो 50-50 हो जा रहा है। तो ये सही समय पर जो इलाज वाली बात है, इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे सर? सही समय पर इलाज कोरोना में कैसे होना चाहिए? जो कोरोना की टाइमलाइन है, सबसे पहले पेशेंट को फीवर या थोड़ा हल्का सा गले में खराश और फीवर, बॉडी एक ही आता है। उसके बाद 2 या 3 दिन में वो अपने आप सब्साइड भी हो जाता है पैरासिटामोल और दवाइयाँ लेने के बाद। 5वें-6वें दिन के बाद कई पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है, कई सारे पेशेंट्स को जब लंग इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो उनको कफ की परेशानी आती है, ब्रेथलेसनेस की परेशानी आती है। अगर फीवर एंड सोर थ्रोट के बाद आपको कफिंग एंड ब्रेथलेसनेस आ रही है, या इस सिनेरियो में अगर आपको कफिंग एंड ब्रेथलेसनेस की स्टार्टिंग हुई है, अर्लीस्ट पॉसिबल RT-PCR कराइए। बट वी ऑल नो कि RT-PCR बहुत सारे केसेस में नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है, अपने आप से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जा करके तुरंत जाके कराइए, बट अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि आप CT स्कैन कराएं तो CT स्कैन कराइए, तो दैट छोटे मल्टीपल पैसेज जो स्टार्टिंग के पैसेज होते हैं वो एक्सरे में नहीं आते हैं, वो CT स्कैन में दिखते हैं, तो वो पैसेज आइडेंटिफाई होते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन करके स्टेरॉइड एंड ब्लड थिनर्स एंड एंटीफाइब्रोटिक जो कि इसकी मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये 3 दवाइयाँ, इनको सही समय पे दे करके, और अगर इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क है तो एंटीबायोटिक्स का भी यूज करना है, तो आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। ICU में जाने वाले पेशेंट को ICU में जाने से बचा सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी मीडिया में चीजों को सुन के लोग अपने आप ही खुद ही समझ लेते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को निकाल लेते हैं। जैसे गुलेरिया साहब ने बोला, उस समय बहुत सारे लोग CT स्कैन का इतना वो हो गया था कि खुद ही CT स्कैन करा के एक घर में एक लोगों को CT एक्सरे, मतलब कोविड हुआ, पूरा फैमिली 5-5 लोग CT स्कैन करा के हमारे पास आ रहे थे। तो मैं भी उसको डिस्करेज कर रहा था कि CT स्कैन का एक्सपोजर सही नहीं है। बट गुलेरिया साहब ने जब ये चीज बोल दिया, ऑल ओवर न्यूज चैनल्स में चला, तो मेरे बोलने के बाद भी लोग डर रहे थे कि सब CT स्कैन कराएंगे तो इतना 300-400 एक्सरे के बराबर एक्सपोजर होता है, तो सर ये तो नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है तो कराइए, अपने आप से मत कराइए। और जो टाइमलाइन है उसको मैंने बताया कि 5वें-6वें दिन के बाद से खांसी या सांस की दिक्कत अगर होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, और खास तौर पे अगर हो सके तो किसी स्पेशलिस्ट से संपर्क कीजिए, क्योंकि हम लोग अपने फील्ड में अपडेट होते रहते हैं। तो आप उनसे मिलें
अगर आपके डॉक्टर आपको बोलता है तो सारी जांचें करा के तुरंत इलाज कीजिए। डेफिनेटली ज्यादातर लोगों में कोई भी सीरियसनेस नहीं बढ़ने पाएगी और वो लोग सेव किए जा सकते हैं। जी सर, और आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कोविड से जुड़ी हुई। मुझे लगता है कि जितने हमारे दर्शक हैं वो जब देखेंगे ये इंटरव्यू सेशन तो जरूर उन्हें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, जो उनके मन में जो डाउट्स है वो जरूर क्लियर होंगे। और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते।